हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब के एजुकेशनल वीडियो चैनल में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स। उम्मीद है कि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। इस एक ही वीडियो में मैंने पॉलिनोमियल्स के पूरे चैप्टर को कवर किया हूँ। यदि आप इसके सभी फार्मूले को और एग्ज़ाम्पल में जो मैं क्वेश्चन लिया हूँ उसको आसानी से समझते हैं, एक एक बात को अगर आप समझ पाते हैं तो एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस कर पाएंगे। एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन को भी मैंने इंक्लूड किया है और इस पूरे वीडियो लेक्चर को अगर आप समझ पाते हैं और क्वेश्चन को भी समझ पाते हैं तो आप एग्ज़ाम में हर क्वेश्चन इस चैप्टर से आने वाले को बना पाएंगे और बहुत ही आसानी से बता पाएंगे। हर टाइप्स के क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड किया है। तो आइए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंतिम तक। शुरू करते हैं चैप्टर पॉलिनोमियल्स। ओके, तो पॉलिनोमियल्स में सबसे पहले हम लोग जानेंगे डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। ओके, पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है। तो जो पॉलिनोमियल गिवन है उसमें आप देखिए कि हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, अगर पॉलिनोमियल्स के नेम लिखने का तरीका है, अगर एक्स के रूप में पॉलिनोमियल दिया है तो उसका नाम पी एक्स लिखते हैं। अगर वाई के रूप में दिया है तो उसका नाम हो जाता है पी वाई। अगर टी के रूप में वेरिएबल शामिल है टी, यहाँ पे एक्स वाई टी जेड सब वेरिएबल्स होते हैं। अगर टी के रूप में वेरिएबल टी प्रेजेंट है तो पॉलिनोमियल का नाम हो जाएगा पी टी। तो जो भी हो, वेरिएबल से मतलब नहीं है, एक्स वाई टी जेड कुछ भी हो सकता है। उसके पावर्स को देखिए, कौन सा पावर, हाईएस्ट पावर। जो हाईएस्ट पावर है वही पावर उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाता है। एज फॉर एग्जांपल आप देखिए, ये पॉलिनोमियल है पी एक्स। पी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। ये पॉलिनोमियल, एक्चुअल में पॉलिनोमियल ये है, इसका नाम हुआ पी एक्स। ये पी टी पॉलिनोमियल है, T4 प्लस टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर माइनस 6। तो इस पॉलिनोमियल में px में अगर देखा जाए तो x का हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है। इस टर्म में 0 है, हाईएस्ट पावर 2 हुआ, इसलिए इस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 हो गया। इसका डिग्री 2 है। इसी तरह से इसमें t का हाईएस्ट पावर 4 है, इसका डिग्री 4 हो गया। इसका अगर डिग्री देखा जाए, पी वाई का डिग्री इसमें देखा जाए तो डिग्री 3 हो गया। तो इस तरह से हम लोग पॉलिनोमियल्स का डिग्री निकालते हैं और पॉलिनोमियल्स का नाम लिखा जाता है पी एक्स। अगर एक्स ग्रुप में है तो पी एक्स कुछ भी हो सकता है। और डिग्री के अनुसार पॉलिनोमियल्स को अलग अलग नाम दिया जाता है डिग्री के अनुसार। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, इसको समझेंगे। अगर गिवन पॉलिनोमियल का पी एक्स पी वाई पी टी पी जेड कुछ भी हो पॉलिनोमियल, उसका अगर डिग्री 1 है तो 1 डिग्री वाले पॉलिनोमियल्स को लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। 2 डिग्री वाले पॉलिनोमियल्स को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। 3 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और अगर 4 डिग्री पॉलिनोमियल है उसे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जांपल आप देख सकते हैं, पी एक्स इक्वल टू 9x प्लस 3। यहाँ x का हाईएस्ट पावर 1 है, यानी इसका डिग्री 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। पी वाई इक्वल टू 9y, लीनियर पॉलिनोमियल। पी टी इक्वल टू 2t प्लस 4, दिस इज ऑल्सो आ लीनियर पॉलिनोमियल। पी जेड इक्वल टू z प्लस 9, लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 2 वाले पॉलिनोमियल्स को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। एज फॉर एग्जांपल पी एक्स इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस x प्लस 3। मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x वाला टर्म मौजूद होना चाहिए, मैक्सिमम x वाला। उससे नीचे वाला रह सकता है, उससे ज़्यादा डिग्री वाला, उससे ज़्यादा x के पावर वाला टर्म मौजूद नहीं होना चाहिए, तो उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। 9x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। उसी तरह से पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 9 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। पी टी इक्वल टू 2t स्क्वायर, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। टी स्क्वायर इसमें महत्व रखता है, टी स्क्वायर प्रेजेंट होना चाहिए, बाकी टर्म्स रहे या न रहे।
ओके, क्योंकि इसे क्वाड्रेटिक होने के लिए t का पावर 2 मौजूद होना चाहिए। बाकी x वाला बिना x वाला ये रहे या ना रहे, ठीक है। इस तरह से 3 तरह के एग्जांपल लिए हैं ताकि आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अच्छे ढंग से समझ पाएँ। आगे के चैप्टर्स में हम लोग को लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन पढ़ना है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, इसलिए ये दोनों काफ़ी महत्व रखता है आगे के चैप्टर्स के लिए। ये दोनों केवल इतना ही जानना है, यहाँ तक ही यूज है, आगे इसका यूज नहीं है। आगे के चैप्टर्स में इसका कोई यूज नहीं है, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स किसे कहेंगे? जिसका डिग्री 3 होगा। ओके, एग्जाम्पल इसका एक ले लिया हूँ कि पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 5। मतलब क्यूबिक होने के लिए एक्स क्यू का प्रेजेंट होना आवश्यक है, ये सब हो या ना हो, x² 2x सब हो या ना हो, एक्स क्यू होना चाहिए। एक्स क्यू अगर है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ऐसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, x4 इसमें मौजूद नहीं होना चाहिए, हाईएस्ट 3 होना चाहिए, और लोवेस्ट वाले टर्म्स रहें या ना रहें उसे कोई मतलब नहीं है। फिर है बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 4 होना चाहिए। एग्जाम्पल है x4 प्लस 9x प्लस 2। ओके, एक और यहाँ पे जानने वाली बात है कि लीनियर इक्वेशन जो होते हैं या लीनियर पॉलिनोमियल, उनके जीरोज 1 होते हैं। कितने जीरोज होते हैं उसके? 1 होते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के टोटल 2 जीरोज होते हैं, 2 जीरोज होते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोज होते हैं। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 4 जीरोज होते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान रखिए और आगे क्लियर हो जाएगा ये बात। मैं यहाँ से लिंक किया हूँ पॉलिनोमियल और इक्वेशन में, इसी बात को मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगा कि जीरोज आखिर होता क्या है। ठीक है, अभी केवल इतना याद रखिए कि लीनियर पॉलिनोमियल के 1 जीरोज होते हैं, क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरोज होगा उसका, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसका जीरोज 3 होगा, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका जीरोज टोटल 4 होगा। अब हम लोग समझते हैं कि इक्वेशन क्या होता है। कोई भी पॉलिनोमियल को अगर आप इक्वल टू 0 लिख देंगे तो वो इक्वेशन कहलाएगा। कोई भी पॉलिनोमियल जो गिवन है, चाहे वो लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, बाइक्वाड्रेटिक हो, अगर उस जो भी गिवन है उसको बराबर में 0 आप लिख देंगे तो वो इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब पॉलिनोमियल को बराबर 0 लिख दिए, इक्वेशन हो गया। इक्वेशन में बराबर 0 हटा दिए तो वो पॉलिनोमियल बन जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पे एक ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है 9x² प्लस x प्लस 3। अगर यहाँ पे इक्वल टू 0 कर दें तो ये जो रिलेशन प्राप्त हुआ 9x² प्लस x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, जो आगे के चैप्टर में पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, इसी तरह से यदि ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इस लीनियर पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 लिख दिया जाए तो ये जो इक्वेशन आया ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। लीनियर पॉलिनोमियल के जगह पे नाम इसका थोड़ा सा चेंज होकर बदल जाएगा लीनियर इक्वेशन। ओके, क्लियर है यहाँ तक? ये बहुत मायने रखता है, इसे याद रखिए। पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 रखेंगे तो इक्वेशन बन जाएगा। इक्वेशन से अगर पॉलिनोमियल, मतलब ये याद रखिए कि पॉलिनोमियल से हम लोग इक्वेशन में बदल सकते हैं, इक्वेशन से हम लोग पॉलिनोमियल में बदल सकते हैं, केवल बराबर 0 का दोनों में फ़र्क होता है। इसी तरह से जो आपने यहाँ समझा कि लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल से हम लोग बनाएंगे लीनियर इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यूबिक पॉलिनोमियल से बन जाएगा क्यूबिक इक्वेशन। इसी तरह से बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से बनता है बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोग केवल ये दोनों इक्वेशन का आगे यूज है, लीनियर इक्वेशन का और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो जो रूल आप पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन में और क्वाड्रेटिक, लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, वो सारे रूल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी यूज होते हैं। कुछ रूल कॉमन हैं पॉलिनोमियल चैप्टर का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जो रूल है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी लागू होगा, इसलिए दोनों चैप्टर लिंक हो जाता है। दोनों का फार्मूला कॉन्सेप्ट कुछ कॉमन है जो आगे चैप्टर में भी काम आएगा। बढ़ते हैं आगे। फिर है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। एक फार्मूला है, उसे आप याद रखेंगे। किसमें फार्मूला है?
जीरोज, पोलिनोमियल के जीरोज और उनके कॉफिशिएंट और जीरोज में रिलेशन है, जीरोज में और कॉफिशिएंट में रिलेशन है। पहला रिलेशन आपको याद रखने पड़ेगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, और दूसरा रिलेशन जो बहुत कम यूज होता है वो भी याद करने पड़ेगा क्यूबिक पोलिनोमियल और क्यूबिक इक्वेशन के लिए। ये रिलेशन ज़्यादा यूज होता है। फॉर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म px, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल या स्टैंडर्ड बोल सकते हैं। स्टैंडर्ड रूप क्या होता है, माने इसी रूप में जनरल फॉर्म करने का मतलब हुआ कि इसी रूप में दिखेगा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा रूप में? ax² + bx + c = 0। इस रूप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा देखने को मिलेगा। ax² + bx + c = 0। =0 अगर लिखा हुआ है तो समझिए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर =0 ऐसे नहीं लिखा हुआ है, केवल इतना लिखा हुआ है, तो समझिए वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। मैं इस चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या इक्वेशन है। दोनों में केवल इतना ही फ़र्क है। अगर =0 लिखा जाए तो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, =0 हटा दें, केवल इतना लिखें तो हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या इक्वेशन का जनरल रूप होगा इस तरह से। तो अभी हम लोगों ने सीखा कि इसके 2 जीरोज होंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर ये है तो जीरोज बोला जाएगा, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो रूट्स बोला जाएगा। ठीक है, जीरोज कहिए या रूट्स, इसके 2 होते हैं। एक का नाम अल्फ़ा दी बोला जाता है, एक का बीटा बोला जाता है, अल्फ़ा और बीटा। एक तरह से याद रखिए कि इसके 2 पुत्र हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 पुत्र हैं, 2 बेटे हैं, एक अल्फ़ा है और एक बीटा है। तो ये दोनों रूट्स हैं, तो रूट्स में रिलेशन हम लोग को पढ़ना है। और ये यहाँ पे इस इक्वेशन में a, b और c जो मौजूद है उसे कोएफिशिएंट बोलते हैं। कोएफिशिएंट, ये जो लिखा हुआ है वर्ड कोएफिशिएंट, यहाँ पे a, b और c है। एक का क्या होगा? x² के कोएफिशिएंट, x² के गुना में जो मौजूद रहेगा इक्वेशन में उसे a बोलेंगे, और x के साथ जो गुना में मौजूद रहेगा उसे b बोलेंगे, और कांस्टेंट टर्म c मीन्स यहाँ कांस्टेंट टर्म है उसे c बोलेंगे। एज फॉर एग्जांपल, अगर आपकी क्वेश्चन में कुछ इस तरह से दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 6² + 3x - 7 = 0, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। =0 नहीं लिखा जाएगा, या ऐसे तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऐसे अगर दिया हुआ है तो आप सीधा समझ जाइए इसको a कहते हैं। a बराबर समझिए 6 दिया हुआ है। x के कोफिशिएंट जो साइन के साथ लेना है, माइनस होता तो यहाँ माइनस लेते। b कितना है? 3 है, और c जो होता है कांस्टेंट टर्म वो c कितना है? -7 है। इस तरह से आप डायरेक्ट ले सकते हैं जो दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन, उससे डायरेक्ट ले सकते हैं कि a = 6 हो गया, b = 3 हो गया और c = -7 हो गया। और अल्फ़ा और बीटा क्या होते हैं? इसके रूट्स होते हैं। अल्फ़ा और बीटा क्या हैं? रूट्स या जीरोज। इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या इक्वेशन के रूट्स और जीरोज हैं अल्फ़ा और बीटा। 2 रूट्स होते हैं, किसी एक का अल्फ़ा बोलेंगे और दूसरे को बीटा बोलेंगे। कोई भी एक को, कोई ज़रूरी नहीं इसको अल्फ़ा बोलें इसको बीटा, कोई भी एक को अल्फ़ा बोल दीजिए, दूसरे को बीटा बोल दीजिए। फिर रिलेशन क्या है कि अल्फ़ा + बीटा -b/a होता है। इस फार्मूले को याद रखेंगे। इसे अल्फ़ा + बीटा को सम ऑफ रूट्स कहते हैं। अल्फ़ा + बीटा को क्या कहते हैं? सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोज। और इस अल्फ़ा × बीटा का जो फार्मूला है वो c/a, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या जीरोज। तो अल्फ़ा + बीटा हो गया -b/a। ये कैसे होता है? अगर ये समझना चाहें, याद नहीं करना है, समझना है, तो ऐसे सबके बाई में 1 जो x ये a होता है, बाई में इसके भी बटा में a है, इसके भी बटा में a है। अगर अल्फ़ा + बीटा एक एक आपने लिया है तो एक इसके बगल वाले को लेना है, और एक एक लिया है तो माइनस में होता है, 2 लिया है तो प्लस में होता है। अल्टरनेट अगर एक एक यूज कर रहे हैं आप तो माइनस में, 2 यूज कर रहे हैं तो प्लस में, 3 यूज कर रहे हैं तो माइनस में। इस तरह से
और आगे सीखना हो, आगे के क्लास में पढ़ना रहता है, 4 रहता है तो प्लस, 5 रहता है तो माइनस, अल्टरनेट ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं। इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा में माइनस ज़रूर होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा में प्लस होगा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा ई बटा इसके बगल वाला, एक बगल में एक एक ले रहे हैं तो एक बगल में चाहिए, बी बट माइनस बी बटा ए। अगर अल्फ़ा इंटू बीटा एक ही बार 2 हो गया साथ में, अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब 2, तो सी बाई ए प्लस में होगा और सी बाई ए होगा। ओके, इस तरह से फार्मूला ये काफ़ी यूज होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए याद रखेंगे, और अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी बाई ए याद रखेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं, यही रिलेशन जो काफ़ी कम यूज होता है लेकिन जानना चाहिए इस फार्मूले को भी, फॉर क्यूबिक पोलिनोमियल। ये सारा फार्मूला केवल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए है जिसका हाईएस्ट पावर 2 है, और ये क्यूबिक पोलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर 3 रहेगा। इसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, ए एक्स क्यू, क्योंकि क्यूबिक है तो क्यू मौजूद रहेगा, और से नीचे वाले सब क्यू 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्यूबिक में। एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, दिस इज ए क्यूबिक पोलिनोमियल या क्यूबिक इक्वेशन। इसके 3 रूट्स होंगे, 3 रूट्स या 3 जीरोज होंगे, क्योंकि यह क्यूबिक है तो 3 जीरोज होंगे, एक अल्फ़ा होगा, एक बीटा होगा, एक गामा होगा। ये क्या है, गामा का सिंबल है, कुछ आर जैसा मिलता जुलता है। इसके 3 फार्मूला होते हैं, एक फार्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का, एक फार्मूला है अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, मतलब एक साथ दो का प्रोडक्ट। ये सब सिंगल सिंगल, एक साथ दो का प्रोडक्ट, एक ही बार तीनों का प्रोडक्ट, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का फार्मूला है माइनस बी बाई ए, मीन्स माइनस ई बटा फर्स्ट, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फ़ा, दो साथ में इसलिए प्लस में होगा, और सी बटा ए फार्मूला होता है इसका, सी बटा ए। और अगर तीनों साथ में अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, तो 3 साथ में है तो माइनस में ज़रूर होगा, और तीसरा टर्म ले लीजिए यानी कि माइनस डी बटा ए, बटा में ये सब का जरूर होगा। अगर एक एक है तो ई बटा ई होगा, दो साथ में है तो सी बटा ई होगा, और 3 साथ में तो डी बटा ये होगा। इस तरह से फार्मूला भी कुछ याद नहीं करना है, यहाँ से बना सकते हैं आप समझ के। बढ़ते हैं आगे, इसके आगे एक क्वेश्चन है, इसे देखें। फॉर ईच ऑफ द ग्राफ्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स। ये एग्जाम में भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, केवल ग्राफ इसका गिवन रहेगा, आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ जीरोज बताइए। ग्राफ देखकर जीरोज कैसे बता सकते हैं, चूँकि नंबर ऑफ जीरोज मतलब पी एक्स का जीरो होना होता है, पी एक्स का जीरो होना या यूँ कहें वाई का जीरो होना। तो ग्राफ में आप समझ सकते हैं कि ये वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस होता है, और वाई जीरो होना, जीरोज होना मतलब वाई जीरो होना, एक्स का ऐसा वैल्यू जिसमें वाई जीरो हो जाए, मतलब पी एक्स जीरो हो जाए। तो वाई जीरो आपको पता होगा कि वाई जीरो एक्स कोऑर्डिनेट पर होता है, एक्स लाइन पे वाई का वैल्यू जीरो होता है। तो ग्राफ एक्स एक्सिस को जितना बार काटता है, कट करता है, उतना ही उसका जीरो कहलाता है। तो ग्राफ में केवल इतना देखना है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितना बार काट रहा है। अगर एक भी बार नहीं काट रहा है तो नो जीरोज होगा, कोई जीरो नहीं। एक जगह काट रहा है तो 1 जीरो होगा, 2 जगह काट रहा है एक्स एक्सिस को तो 2 जीरो होगा, 3 जगह काट रहा है तो 3 जीरोज होगा। जैसे फर्स्ट ग्राफ में ये ग्राफ है, ऐसे ऐसे चलने पे ग्राफ पर ऐसे पेन की ओर चलिए, कोई एक किन से शुरू करके ऐसे चलिए, तो पता चला कि एक्स को केवल एक जगह एक्स एक्सिस को काट रहा है, ये है एक्स एक्सिस, एक जगह काट रहा है इसलिए यहाँ पे 1 जीरोज होगा इसका। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को एक यहाँ पर और एक यहाँ पे 2 बार काट रहा है इसलिए इसका 2 जीरोज होगा। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को एक यहाँ पे फिर यहाँ पे 3 जगह काट रहा है इसलिए इसका 3 जीरोज होगा। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को केवल एक जगह काट रहा है इसलिए इसका 1 जीरोज होगा। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को यहाँ पे टच करना या काटना इसलिए यहाँ भी इसका 1 जीरोज होगा। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 1 2
3 4 जगह काट रहा है, इसलिए इसका 4 जीरोज होगा। ओके, इस तरह से जीरोज हम लोग ग्राफ देकर निकालते हैं। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है, अब पूछा भी, आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन इस तरह का आया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 3x² + 7x + 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। रिलेशनशिप का फॉर्मूला जो बताया, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन जो होता है उसको वेरीफाई करना है। सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसका जीरोज निकालना है, तब वेरीफाई करने का काम करना है। ओके, गिवन पोलिनोमियल क्या है, x² + 7x + 10 = 0। इसको फर्स्ट इंटू लास्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट इंटू लास्ट मेथड में क्या करते हैं कि x² के साथ जो अंक है 1 है, यहाँ पे ये 10, 1 × 10 का गुना किए 10 आया। इस 10 को टेबल पढ़ना है। इस मेथड में बीच वाले टर्म यानी 7x को 2 टुकड़ा करते हैं। ऐसा टुकड़ा करेंगे कि ये 7x आ जाए, लेकिन ये टुकड़ा इसके मदद से करते हैं। 10 देखिए 1 × 10 10 होता है, लेकिन 10 और 1 ना जोड़ के और घटा के 7 लाना है, नहीं आ सकता है। 2 × 5 होता है, 2 × 5 और 2 जोड़ 5 7 आता है, इसलिए 2 और 5 पे बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर देंगे, तोड़ देंगे। x² + 5x + 2x + 10 = 0। इस दोनों टर्म में x कॉमन हो गया, x + 5, इस दोनों टर्म में 2 कॉमन हो गया, बच गया x + 5। अब 2 टर्म रह गया, इस दोनों टर्म में x + 5 कॉमन है, x + 5 कॉमन लेने पे इसमें बच गया x, इसमें बच गया 2x + 2। अब ऐसा रिलेशन आने का मतलब हुआ कि या तो ये = 0 करना है, एक बार इसको 0 करना है। एक बार इसको 0 करने से एगो 0 आएगा, एगो आंसर आएगा। एक बार इसको 0 करने से एगो आंसर आएगा। x + 5 = 0 किए थे x = -5 आंसर आया। x + 2 0 किए बराबर 0 थे x = -2 आंसर आया। इस तरह से x का 2 गो आंसर आया, -5 और -2। ये जो आंसर आया इसी को जीरोज बोलते हैं, यही जीरोज हैं। क्वेश्चन था कि फाइंड जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² + 7x + 10। तो इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज, क्वाड्रेटिक का कई गो जीरो होता है, 2 गो होता है, वो दोनों जीरोज निकल चुका है इस मेथड से। एक है -5, एक है -2। इस 2 जीरोज में से किसी एक को अल्फ़ा कहते हैं, अल्फ़ा बराबर -5 मान लीजिए, या बीटा बराबर -2, या आपको इच्छा है कि अल्फ़ा -2 माने, बीटा इसको माने, तो कुछ भी मान सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा आगे बनाने में। किसी एक को अल्फ़ा मान सकते हैं, किसी को बीटा। चलिए इस -5 को अल्फ़ा बोलते हैं, नाम रख दिए, और -2 को नाम रख दिए बीटा। अब तो वेरीफाई करिए रिलेशन, ये है जीरोज, और अल्फ़ा और बीटा में जो रिलेशन होता है दोनों को वेरीफाई करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए 2 रिलेशन हम लोग पढ़े हैं, एक सम ऑफ रूट्स का और एक है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। एक है अल्फ़ा + बीटा का -b/a रिलेशन, एक दूसरा रिलेशन है अल्फ़ा × बीटा c/a। इस दोनों रिलेशन को वेरीफाई करना है। चलिए वेरीफाई करते हैं, पहले इसको वेरीफाई करते हैं। चूँकि ये सिंस का साइन है, सिंस अल्फ़ा + बीटा = -b/a। अल्फ़ा यहाँ से रखिए, अल्फ़ा लेफ्ट साइड में अल्फ़ा बीटा का डायरेक्ट मान रखिए। अल्फ़ा हम लोग जानते हैं -5 है, बीटा भी जानते हैं -2 है। बी यहाँ से निकलता है, ये जो इक्वेशन गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो a बराबर यहाँ से 1 होगा, b बराबर 7 होगा, और c बराबर 10 होगा। इसलिए यहाँ पे -b/a यानी कि -7/1 हो जाएगा, -7/1 हो जाएगा। इधर कैलकुलेट करने पे -7 आया, राइट साइड भी -7 आया, -7/1 -7 होगा। इस तरह से वेरीफाइड हो गया। दोनों साइड इक्वल आना मतलब इस रिलेशन, जो रिलेशन था वो वेरीफाइड हो चुका है। वेरीफाई करना मतलब जांच करना, जांच हो चुका है, ठीक है। सेकेंड रिलेशन है अल्फ़ा × बीटा = c/a, c/a। c का वैल्यू 10 है और a का वैल्यू 1 है। इधर अल्फ़ा और बीटा का डायरेक्ट मान रखते हैं, जो मालूम है अल्फ़ा -5 है, बीटा -2 है। -5 × -2 किए तो माइनस प्लस हो गया, 10 आया। इधर भी 10/1 10 आया, इधर भी वेरीफाइड हो चुका है। इस तरह से इस तरह का क्वेश्चन रहे तो हम लोग आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, थर्ड एग्जाम्पल। फाइंड, कुछ इस तरह से, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are -3 and 2। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल
हम लोग को निकालना है, उसका जीरोज केवल दे दिया है, एक जीरोज -3 है, एक जीरो 2 है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताना है। एक जीरो दिया हुआ है, -3 -3 और एक 2। तो किसी एक को अल्फ़ा मान लीजिए, किसी एक को बीटा मान लीजिए। सॉल्यूशन इस तरह से करेंगे, गिवन अल्फ़ा इक्वल टू -3, बीटा इक्वल टू 2। निकालना क्या है हम लोग को, क्या बताना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकाल कर बताना है। ये गिवन है, केवल गिवन क्वेश्चन में ज़रूर लिखा करें, उससे रास्ता पता चलता है, आगे का अप्रोच पता चलता है कि आखिर निकालना क्या है और उस निकालने के लिए क्या क्या गिवन है। यही आइडिया लगता है कि आगे का अप्रोच क्या होगा। तो इस तरह से अल्फ़ा और बीटा गिवन है, तो सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकालने पड़ेगा। यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा मैंने दोनों का सम क्या हो जाएगा, -3 + 2 -1 हो जाएगा। इसी तरह से अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लीजिए। अल्फ़ा इंटू बीटा मैंने इन दोनों का प्रोडक्ट, ये अल्फ़ा है ये बीटा है, प्रोडक्ट करिएगा, -3 × 2 -6 आ गया। अब एक फार्मूला इसको आप याद रखिएगा कि जब अल्फ़ा और बीटा गिवन हो या डायरेक्ट अल्फ़ा प्लस बीटा, कहीं कहीं अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा भी डायरेक्ट गिवन होता है। अल्फ़ा और बीटा अलग अलग ना देके यही सीधे गिवन रहेगा तो सीधा उसका यूज करेंगे, लेकिन फार्मूला को यही इस्तेमाल होगा दोनों में। फार्मूला है कि अगर अल्फ़ा बीटा गिवन हो फॉर अल्फ़ा एंड बीटा जीरोज करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, अल्फ़ा और बीटा गिवन हो और उसका करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना हो तो इस फार्मूला से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, फार्मूला कहता है x² - अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। x², यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू जो कि 1 निकाल लें, -1 रख दिए, -1 पहले से, एक -1 रखे, प्लस बना देगा इसको। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू -6 है, यहाँ -6 रख दिए 0। इस तरह से आ गया x² + x - 6 इक्वल टू 0। तो ये जो मैंने निकाला है दिस इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें बताना क्या है, हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताना है, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इस बराबर 0 को हटा दीजिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाएगा। इसलिए आंसर में मैंने लिखा है कि इसलिए हैंस रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज px इक्वल टू x² + 6 - 6, x² + x - 6, दिस इज आंसर। बराबर 0 मैंने नहीं लिखा क्योंकि आंसर क्वेश्चन बोल रहा था कि हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताइए। बराबर 0 लिखने पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता। ओके, इस तरह से बहुत आसानी से बन गया। देखते हैं 4th एग्जाम्पल, फाइंड ए, 3 से मिलता जुलता क्वेश्चन है। 4 नंबर है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 and 2 रेस्पेक्टिवली। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है, निकाल के बताना है। उसके लिए दिया क्या है, सम और प्रोडक्ट दिया है रूट जीरोज का। सम ऑफ जीरोज किसको बोलते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा को तो बोलते हैं ना, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है -3। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसको बोलते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा को बोलते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा गिवन है, डायरेक्ट गिवन है 2। तो ये कंफ्यूजिंग होता है, कभी कभी क्वेश्चन अल्फ़ा और बीटा अलग अलग देता है, कभी अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन रहता है। तो ध्यान देना है कि कौन सा दिया हुआ है, नहीं तो आप गड़बड़ करके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ओके, तो इस तरह से गिवन लिखने के बाद फिर से वही फार्मूला यूज करेंगे। सिंस फॉर अल्फ़ा एंड बीटा जीरोज करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x² - अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये सेम फार्मूला है जो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में इस्तेमाल किया। ओके, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू -3 मालूम है, अल्फ़ा इंटू 2 मालूम है, यहाँ पर रख दीजिए, इसकी जगह पे -3 रखिए, यहाँ पे 2 रखिए, तो आ गया x² -3x + 2, माइनस प्लस हो गया, x² + 3x + 2 इक्वल टू 0 है। तो ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें बताना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसलिए इस 0 को हटा देंगे, बराबर 0 को लिखेंगे। इसलिए हैंस रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज px इक्वल टू x² + 3x + 2 आंसर। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जो बुक में भी लिखा हुआ है कि स्टार बुक में इस क्वेश्चन में स्टार लगाया हुआ है। एनसीईआरटी बुक में स्टार लगाने का मतलब लिखता है कि दिस इज़ नॉट फॉर एग्ज़ाम पर्पस, मतलब इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, केवल आपके नॉलेज के लिए दिया हुआ है। इसलिए आपकी मर्ज़ी, आप इस क्वेश्चन को बनाएं, सीखें या ना सीखें। मैं बता देता हूँ
Okay, verify that 3 minus 1 minus 1 by 3 are the zeros of the cubic polynomial px 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3 and then verify the relationship between the zeros and the coefficient. जो मैंने क्वाड्रेटिक के लिए क्वेश्चन किया वही क्वेश्चन क्यूबिक के लिए है। क्यूबिक का तीनों रूट्स दिया हुआ है, बोला वेरीफाई करिए कि ये तीनों का जीरोज है कि नहीं है। इसके लिए इसमें एक्स की जगह पे 3 रख के देखा जाता है, अगर जीरो आ गया तो समझिए जीरोज है, जीरो नहीं है तो जीरो नहीं है। -1 यहाँ रख के देखेंगे, एक्स की जगह पे जीरो आना चाहिए। -1/3 रख के देखेंगे, जीरो आना चाहिए। तीनों के लिए अलग अलग चेक करते हैं, जीरो आएगा तो लिखेंगे कि है, जीरो नहीं आया वैल्यू जीरो तो लिखेंगे जीरोज नहीं है। फिर रिलेशन को वेरीफाई करना है, किस रिलेशन को, जीरोज और कोफिशिएंट को, यानी कि अल्फ़ा बीटा और गामा का जो रिलेशन होता है और कोफिशिएंट का उसको वेरीफाई करना है। ओके, सबसे पहले इसको वेरीफाई करते हैं कि 3 - 1 और -1/3 जो है ये इसका जीरोज है कि नहीं है। इसके लिए गिवन px गिवन है इस तरह से। इसमें p3 को पहले 3 को वेरीफाई करना है तो 3 रख दीजिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 3 रखिए। इसका वैल्यू निकालने पे आ गया लास्ट में 81 - 81 कट गया, जीरो आया। जीरो आना मतलब 3 इज ए जीरो ऑफ px यानी कि इस पोलिनोमियल का 3 जीरोज है, क्योंकि 3 x के जगह पे 3 रखने पे जीरो वैल्यू आ रहा है, मतलब उसका जीरो है। इसी तरह से p-1 के लिए चेक हो गया, ये भी जीरो दिया। इसी तरह से p-1/3 के लिए भी कर सकते हैं, ये भी जीरो देगा, मतलब ये भी जीरो है। अब इसके कोफिशिएंट और जीरोज के बीच जो रिलेशन होता है उसको वेरीफाई करते हैं। पहला रिलेशन है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। पीछे मैं इसी में फार्मूला बताया हूँ कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a होता है। आपको अल्फ़ा बीटा गामा मालूम है, 3 -1 और -1/3 गिवन है क्वेश्चन में, और b/a का वैल्यू यहाँ से प्राप्त करते हैं। ये जो क्यूबिक पोलिनोमियल है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कंपेरिजन करिएगा। मैं बताया था कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 होता है क्यूबिक पोलिनोमियल। इसलिए ये a का वैल्यू है 3, ये वैल्यू -5b का वैल्यू है, ये c का वैल्यू है, और -11 और -3d का वैल्यू है। इस तरह से -b/a चाहिए, यानी कि माइनस और b का वैल्यू है -5/3। इस तरह से सॉल्व करके लेफ़्ट साइड 5/3 आया, राइट साइड भी 5/3। इस तरह से रिलेशन वेरीफाइड हो गया। ओके, सेकेंड रिलेशन है अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इक्वल टू c/a। सबका वैल्यू यहाँ रख दीजिए, अल्फ़ा बीटा का वैल्यू रखा गया, बीटा गामा का, गामा अल्फ़ा का, इधर माइनस c का वैल्यू -11 है, a का वैल्यू 3 है। ऐसे सॉल्व करने पे लेफ़्ट साइड आया -11/3, राइट साइड आया -11/3। इस तरह से दोनों साइड सेम आ गया, इसलिए लिखेंगे कि रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। थर्ड रिलेशन वेरीफाई करने के लिए जो कि है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -d/a। अल्फ़ा बीटा और गामा का वैल्यू यहाँ रखा गया, इधर d है -3 और /3 माइनस प्लस हो गया। इधर राइट साइड 1 आया, लेफ़्ट साइड 1 आया, दोनों साइड सेम आने पर रिलेशन वेरीफाइड हो गया। सेम नहीं आता तो वेरीफाई नहीं हो पाता। ओके, अब अगला टॉपिक है इसी चैप्टर का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, डिवीज़न एल्गोरिथम। डिवीज़न का एल्गोरिथम आप डिवीज़न पहले भी पढ़ेंगे, अब बिल्कुल उसी से मिलता जुलता है। उसे कंपेरिजन करके आपको पढ़ाएंगे तो काफ़ी आसानी से आपको याद भी रहेगा और काफ़ी आसानी से सिंपल तरीके से आपको समझ में भी आएगा। डिवीज़न एल्गोरिथम कोई नया चीज़ नहीं है। जैसे आप यहाँ से समझिए 20 में 20 में 5 से डिवाइड किया, तो डिवाइड आप करना जानते हैं, 5 का टेबल से 4 बार में कट गया, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। तो इस तरह के डिवीज़न में 20 में आपने 5 से भाग लगाया तो 20 जो है उसका नाम होगा डिविडेंड। जिसमें भाग लगाया जाता है उसको डिविडेंड कहते हैं। जो भाग लगा रहा है, यहाँ पे 5 से भाग लगा रहे हैं ना, जिससे आप भाग लगाएंगे वो डिवीजर होता है। जो यहाँ पे वैल्यू आता है उसे कोशेंट कहते हैं, कोशेंट Q, कैपिटल Q से लिखिए। इसको हम लोग कैपिटल D से लिखेंगे डिविडेंड को।
डिवीज़र को स्मॉल डी से लिखा करेंगे, सिंबल बना रहे हैं उसका, और जो शेष आएगा रिमाइंडर जिसके कहते हैं, रिमाइंडर को हम लोग आर से लिखा करेंगे। ओके, एक और डिवाइड लगाया गया, 20 में 3 से डिवाइड किए हैं तो 3 से 18, रिमाइंडर आ गया 2 रिमाइंडर आया, और यहाँ पे कोसेंट 6 आया, और यहाँ पे ये डिवीज़र 3 है, डिविडेंड 20 है। ओके, तो आप ये फार्मूला पढ़े होंगे कि डिविडेंड यानी कि ये वाला बीच वाला इक्वल टू ये देश इंटू देश प्लस दिस होता है, यानी कि डिविडेंड इक्वल टू होता है डिविज़र इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। ये फार्मूला लोअर क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं, कोई नया नहीं है। डिविडेंड इक्वल टू डिविज़र इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड कैपिटल डी इक्वल टू डी स्मॉल डी इंटू क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे हम लोग नंबर का भाग किए हैं, डिवीज़न किए हैं। इस चैप्टर में हम लोग पोलिनोमियल्स का डिवीज़न सीखेंगे कि पोलिनोमियल्स का कैसे डिवीज़न करते हैं। ओके, जो डिवीज़र होगा वो कम डिग्री का होगा, जो डिविडेंड होगा जो ज़्यादा डिग्री का होगा। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हम लोग पढ़ा है, चूँकि छोटे नंबर से बड़ा नंबर में हम लोग यहाँ डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो px डिविडेंड को px नाम देंगे, जो डिवीज़र होगा उसको gx नाम देंगे, कोसेंट जो आएगा उसको qx नाम देंगे उस पोलिनोमियल को, जो रिमाइंडर आएगा उसको rx नाम देंगे। तो फार्मूला बन गया px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस आर, डिविडेंड इक्वल टू डिवीज़र इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, फिर है एक क्वेश्चन आप इस पे देख सकते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन है एग्जाम्पल के लिए। कहता है डिवाइड 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 5 बाई x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। इस पॉलिनोमियल से इसमें डिवाइड करना है, डिवाइड लगाना है, और डिवाइड लगाने के बाद जो डिवीज़न एल्गोरिथम होता है उसे वेरीफाई भी करना है। तो इस पॉलिनोमियल से डिवाइड लगाना है इसलिए इसे यहाँ पे लिखा गया, इसमें लगाना है इसलिए इसके डिवीज़न के अंदर में लिखा गया। चलिए डिवीज़न स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कैसे डिवीज़न किया जाता है। सबसे पहले इस तरह से अगर अरेंज नहीं किया हुआ है तो आप खुद अरेंज कर लेंगे, नहीं तो आपसे क्वेश्चन गलत बन जाएगा, नहीं बनेगा, अरेंज नहीं करेंगे तो गलत बन जाएगा। सबसे पहले अरेंज क्या करना है कि हाईएस्ट 2 डिग्री वाला, तब 1 डिग्री वाला, तब 0 डिग्री वाला। पहले एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, तब एक्स, तब माइनस एक्स। इसको भी अरेंज कर लेंगे, एक्स क्यू पहले लिखेंगे, माइनस एक्स क्यू, तब एक्स स्क्वायर वाला, तब एक्स वाला, तब बिना एक्स वाला। इस तरह से अरेंज कर लिए। अरेंज करने के बाद इसमें ऐसा नंबर से डिवाइड लगाना है ताकि फर्स्ट टर्म ज़रूर कटे, कटने वाला लगाए जाते हैं। तो एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स क्यूब बनाने के लिए आपको क्या क्या घट रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब बनाने में आप सोचेंगे कि क्या क्या घट रहा है, जो जो घट रहा है उस चीज़ को व्यवस्था करेंगे। एक्स स्क्वायर से लाना है हमको माइनस एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर से बनाना है क्या, माइनस एक्स क्यूब बनाना है। उसके लिए एक माइनस चाहिए और उसके लिए एक एक्स से गुना चाहिए, मतलब माइनस एक्स से यहाँ भाग लगाएंगे। ओके, क्योंकि एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स क्यूब में तभी आएगा जब एक माइनस लेंगे, एक माइनस और एक एक्स लेंगे, तब जाकर दोनों बनेगा माइनस एक्स क्यूब। ओके, इसलिए माइनस एक्स से यहाँ लगाया गया, माइनस एक्स से लगाया गया तो इसका इसके साथ इसका प्रोडक्ट आया माइनस एक्स क्यूब, फिर इस एक्स का प्लस एक्स का माइनस एक्स के साथ प्रोडक्ट आया माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 1 और माइनस एक्स का प्रोडक्ट आया प्लस एक्स। और इसके बाद क्या करते हैं, घटाते हैं। कॉमन भी डिवीज़न करने पे आपको याद हो गया कि यहाँ पे जो आता है उसको घटाया ही तो जाता है ना, 20 में से 18 यहाँ घटाया गया। उसी तरह से यहाँ पोलिनोमियल के भी डिवीज़न में भी ऊपर वाले टर्म में से नीचे वाले टर्म्स को घटाया जाता है। तो
अलजेब्रा में या पॉलिनोमियल में घटाने के लिए नीचे वाले टर्म्स का साइन चेंज करने पड़ता है। जो माइनस में रहेगा उसको प्लस में साइन कर देते हैं, जो माइनस में उसे प्लस में, और जो प्लस में है उसे माइनस में कर दिया। मतलब माइनस एक्स क्यू का अब साइन प्लस बन गया, इसका प्लस बन गया, इसका माइनस बन गया। अब इस साइन को समझा जाएगा। तो माइनस एक्स क्यू और ये प्लस एक्स क्यू मिल के कट गया। 3x² और प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस, इसका माइनस साइन खत्म हो गया, प्लस बन गया। तो 3x² प्लस एक्स स्क्वायर 4x² बन गया। -3x और -x बन गया, और एक +5 बचा हुआ, इसे भी यहाँ पर उतार लिया गया है। आगे फिर अभी एक बार और भाग लगेगा। इस बार कितना से लगाने पड़ेगा? इस बार हमको लाना है x² में क्या से गुना करें कि आ जाए 4x²। ओके, x² में किस चीज़ से गुना कर दिया जाए कि 4x² आ जाए। x² से 4x² बनाने के लिए x² तो है ही, केवल 4 चाहिए, 4 से गुना कर देंगे 4x² बन जाएगा। तो प्लस इसीलिए लगा दिया गया है +4 से। तो +4 से इसमें गुना करिए, इसमें भी और इसमें भी, जो गुना करके आएगा यहाँ लिख दिया जाएगा। इसमें गुना करने पे +4 4x² आ गया, इसमें 4 से करने पर +4 आया, और इसमें -4 आया। 4x² +4 -4 लिख दिए, साइन चेंज कर दिया। साइन चेंज करने के बाद ये कट गया, -4x और ये -4x -8x आ गया। 5 और +4 +9 आ गया। इस तरह से लिख दिया जाएगा। रिमाइंडर आ गया कितना? -8x + 9, और कोसेंट आ गया -x + 4। अब वेरीफाई करना है। ये जो डिवीजन एल्गोरिथम होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर प्लस कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यानी px = gx + qx + rx। यानी कि आप इसका और इसका प्रोडक्ट प्लस इसका ऐड करने पे यदि आप ये आ जाता है तो आप लिखेंगे कि रिलेशन वेरीफाइड हो चुका है। ओके, तो आ जाएगा। आप इसको गुना करके इसको ऐड कर देंगे तो ये आ गया, और लिख देंगे वेरीफाइड। इस तरह से आप ये खुद क्वेश्चन कर लेंगे आगे। इस तरह के क्वेश्चन डिवीज़न करने के लिए केवल आता है, वेरीफाई करने के लिए बहुत नहीं के बराबर एग्जाम में आता है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। डिवाइड द पोलिनोमियल px बाय द पोलिनोमियल gx एंड फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर। px गिवन है, px कितना है? ये px गिवन है और ये gx गिवन है। इस px को इससे डिवाइड करना है। यहाँ लिख दिए, अरेंज करके लिख दिया गया x² - x + x। यहाँ भी अरेंज करके लिखा हुआ है। इसे डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए सबसे पहले x² से x4 बनाने के लिए x² लगाने पड़ेगा। तो x² से तीनों में गुना करके लिखा गया यहाँ पे x² और इसका गुना x4 हो गया। -x और x² का गुना -x³ हो गया। 1 और x² गुना करने पे x² हो गया। साइन चेंज किया गया, ये कट गया। फिर -x² और x3। इस x3 को पहले लिखे, -x² और x² दोनों एक कैटेगरी का है। तो -4 होना चाहिए, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। हम यहाँ पे हो जाएगा 3 और ये 4 हो जाएगा। -4x² और ये 4x है, फिर 5 है। ओके, फिर आगे ये तो कट गया। फिर आगे लगाया जाएगा -4 से लगाने पड़ेगा। -4 से लगाने पे कितना आ जाएगा? एक सेकेंड। 5x², ये तो सही था, +x, ये आ जाएगा -4x² और +x², -3x² +3x + 5। एक बार और यहाँ पे लगाने पड़ेगा -3 से। -3 का इसके साथ प्रोडक्ट करके यहाँ पे लिखा जाएगा। -3 और x² का प्रोडक्ट -3x² + 3x
और -3, साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया और ये आ गया 5 और 3 8 आ गया। इसलिए कोसेंट रिमाइंडर 8 यहाँ पे आंसर होगा और कोसेंट आंसर होगा x² + x - 3। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर था, आप सुधार लेंगे। कोसेंट आ गया x² + x - 3, रिमाइंडर = 8। इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। डिवाइड करके केवल रिमाइंडर और कोसेंट बताना था। फिर आगे 8 नंबर क्वेश्चन है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल। फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकेंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे, या चेक वेदर द सेकेंड पॉलिनोमियल इज ए मल्टीपल ऑफ फर्स्ट पॉलिनोमियल, या क्वेश्चन पूछा जाए कि वेदर द सेकेंड पॉलिनोमियल इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय फर्स्ट पॉलिनोमियल। ये तीनों एक ही तरह का क्वेश्चन होगा। तीनों में पहले डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आया तो लिखेंगे कि यस फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल, या सेकेंड पॉलिनोमियल मल्टीपल ऑफ फर्स्ट पॉलिनोमियल, या सेकेंड पॉलिनोमियल इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय फर्स्ट पॉलिनोमियल। ये रिमाइंडर पर निर्भर करता है कि है कि नहीं है, फैक्टर है कि नहीं है, मल्टीपल है कि नहीं है, या कम्प्लीटली डिविजिबल है कि नहीं है। कैसे निर्भर करता है आप खुद देख सकते हैं। आपसे मल्टीपल और फैक्टर आप समझते होंगे कि मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है। जैसे 20 में 5 से डिवाइड देने पे 4 बार में रिमाइंडर 0 आ गया, तो रिमाइंडर 0 आना मतलब ऐसे बोल सकते हैं इस चीज़ को कि 25 से 25 का मल्टीपल है, या 5 20 का फैक्टर है, या इसी बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि 25 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। एक ही चीज़ को 3 तरीके से बोल सकते हैं, तीनों का मतलब एक ही है। क्या हो गया तीनों तरीका? फैक्टर बोलेंगे अगर तो बोलेंगे कि 5 20 का फैक्टर है। फैक्टर कौन है? 5 छोटा वाला फैक्टर होता है बड़े वाले का। 5 20 का फैक्टर है। मल्टीपल बड़ा वाला होता है छोटे वाला का, क्योंकि मल्टीपल मतलब टेबल होता है, उसके टेबल में आना। तो 20 मल्टीपल है 5 का, या बोल सकते हैं कि 20 कम्प्लीटली डिविजिबल है, पूरी तरह से भाग लग जाएगा किससे? 5 से। ठीक है। उसी तरह से 20 में अगर 3 से भाग लगाया गया हो तो बोलेंगे कि 320, क्योंकि रिमाइंडर 2 आया है, 0 आता तब लिखते कि फैक्टर है या मल्टीपल है या कम्प्लीटली डिविजिबल है। रिमाइंडर 2 आना मतलब 23 का फैक्टर 23 का मल्टीपल नहीं है, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि 320 का फैक्टर नहीं है, या इसी बात को बोल सकते हैं कि 23 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। ओके। इसी तरह से इस पॉलिनोमियल के लिए आप समझ सकते हैं कि किस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा। ओके। पॉलिनोमियल चेक करके बताना है कि फैक्टर है कि नहीं है, मल्टीपल है कि नहीं है, कम्प्लीटली डिविजिबल है कि नहीं है। इसके लिए दिया हुआ है t² - 3, ये हो गया फर्स्ट पॉलिनोमियल, और ये पूरा हो गया सेकंड पॉलिनोमियल। यही चेक करके बताना है कि ये फर्स्ट इसका फैक्टर है कि नहीं है, ये बड़ा वाला इसका मल्टीपल है कि नहीं है, ये मल्टीपल होता है इसका, है कि नहीं है, यस और नो बताना है। ये इसका फैक्टर है कि नहीं है, इसमें अगर इससे डिवाइड किया जाए तो कम्प्लीटली डिविजिबल है कि नहीं है। इस तीनों तरह से क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो इसमें प्रोसेस होगा कि इसमें इससे डिवाइड लगाएंगे, अगर रिमाइंडर 0 आया तो लिखेंगे कि यस है, फैक्टर है, मल्टीपल है, कम्प्लीटली डिविजिबल है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो लिखेंगे कि नहीं, नो, नॉट फैक्टर, नॉट मल्टीपल, नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल। ओके। ये है आगे का अप्रोच। हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले डिवाइड करना पड़ेगा। इस फर्स्ट पॉलिनोमियल से सेकंड पॉलिनोमियल में डिवाइड किए, पहले 2t² से लगाया गया, दोनों में गुना करके यहाँ लिखे 2t4 आया, -6t² आया, साइन चेंज करने पे कट गया। यहाँ पे कुछ इस तरह से डिवाइड आया। डिवाइड आप करना सीख चुके हैं, आप आगे भी कर सकते हैं, मैं इतना स्टेप को स्किप करता हूँ।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ रिमाइंडर 0 आ चुका है। तो रिमाइंडर 0 आना मतलब नहीं आता तो लिखते कि नॉट फैक्टर, नॉट मल्टीपल, नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल। जिस तरह से क्वेश्चन पूछेगा मैं उस तरह से आंसर करूँगा, उस तरह का स्टेटमेंट यूज करूँगा। ओके, जिस तरह से आपसे पास क्वेश्चन, कोई ज़रूरी नहीं तीनों लिखा जाए। आप क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फैक्टर के बारे में पूछा जा रहा है या मल्टीपल या कम्प्लीटली डिविजिबल के बारे में। रिमाइंडर 0 आया, लिखेंगे यस सेकेंड पोलिनोमियल इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय फर्स्ट पोलिनोमियल। या इस तरह से नहीं पूछा हुआ है, मल्टीपल के बारे में पूछा है तो लिखेंगे यस सेकेंड पोलिनोमियल इज ए मल्टीपल ऑफ फर्स्ट पोलिनोमियल। या फैक्टर के बारे में अगर पूछा हो तो लिखेंगे यस फर्स्ट पोलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ सेकेंड पोलिनोमियल। अगर ये रिमाइंडर 0 नहीं आता, 1 आता, 2, 3 कुछ भी आता तो लिखते नो सेकेंड पोलिनोमियल इज नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाय फर्स्ट पोलिनोमियल। फिर लिखते नो सेकेंड पोलिनोमियल इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ फर्स्ट पोलिनोमियल। फिर लिखते नो फर्स्ट पोलिनोमियल इज नॉट ए फैक्टर ऑफ सेकेंड पोलिनोमियल। ये कब लिखते? जब रिमाइंडर 0 नहीं आया। 0 आया तो सब में यस लिखा जाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी इधर 2-3 साल में पूछा गया है, तो इसे ध्यान से समझें। ऑप्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल दिस, ये इतना बड़ा पोलिनोमियल दिया हुआ है 4 पावर वाला। इफ 2 ऑफ इट्स जीरोज आर √5/3 एंड -√5/3। बोल रहा है कि ये पोलिनोमियल का सभी जीरो बताइए। सभी जीरो, चूंकि ये कौन सा पोलिनोमियल है? बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, 4 डिग्री वाला पोलिनोमियल है, तो इसका टोटल जीरो होगा कितना? 4 जीरो होगा, बिल्कुल। तो वो चारों बोल रहा है कि बताइए हमको। लेकिन ये क्वेश्चन 2 बता दिया है कि एक जीरो जिसका √5/3 है और एक जीरो जिसका -√5/3 है। 2 बता दिया और टोटल 4 है, तो 2 हमको बताना है कि 2 इसका जीरोज है क्या। ओके, यही क्वेश्चन है, यही थीम है। ओके, तो जो दिया है उस रूट से एक पोलिनोमियल बनाते हैं। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछे, ओके, क्वाड्रेटिक 3 रूट रहे टोटल, उसमें से एक दे दे, 2 आपसे पूछे। 4 रूट टोटल है, ओके, 2 दे दे और 2 आपसे पूछे। टोटल 2 रूट है, एक दे दे, एक आपसे पूछे। इस तरह के सभी क्वेश्चन को एक ही तरह से बनाएंगे। जो रूट गिवन है उसे एक पोलिनोमियल बनाएंगे। जैसे रूट यहाँ पे गिवन कौन कौन है? 2 एगो ई है, एगो ई है। ओके, तो ये रूट इतना आंसर x बराबर इतना कब आता है? जब आप इसको जीरोज करते हैं। x माइनस √5/3 बराबर 0 लिखेंगे तब ना x बराबर उतना आएगा। फिर इतना कब आएगा? जब x प्लस √5/3 को 0 करेंगे। दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 करके एक पोलिनोमियल बनाइए। ये फार्मूला पे सेट हो गया a माइनस बी इंटू a प्लस बी पे, इसलिए इसको लिखेंगे a स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद होगा अलजेब्रा का, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इसका क्या फार्मूला था? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी फार्मूला पर सेट हो गया है a माइनस बी और a प्लस बी। तो पहले का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर सेट हो गया। ये बन गया एक्स स्क्वायर, ये बन गया रूट स्क्वायर करने पे ख़त्म हो जाएगा, -5/3 बच गया। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 3 का एलसीएम 3 हो गया। तो 3 यहाँ 3x स्क्वायर बन गया, यहाँ 3 है इसलिए 5 हो गया। x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 5/3 इक्वल टू 0। इस 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर भेज दिए, 0 × 3 बन गया 0। इसलिए लास्ट में क्या आया? 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो गया? 0 हटा दे, बराबर 0 हटा दीजिए, 3x स्क्वायर माइनस 5 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया। इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से इसमें डिवाइड करिए, जो गिवन बड़ा सा पोलिनोमियल है। इसमें टोटल 2 जीरो शामिल हैं जो इससे बनाए हैं, और इसमें टोटल 4 हैं। जब इस पोलिनोमियल से इस बड़ा वाला पोलिनोमियल में आप डिवाइड कर देंगे तो जो कोसेंट आएगा उसमें बाकी का 2 बचा हुआ जीरोज निकलता है उसके सहायता से। सबसे पहले डिवाइड करने का काम करें। इस पोलिनोमियल जो आया 3x स्क्वायर माइनस 5, उस पोलिनोमियल से इस बड़े वाला पोलिनोमियल में भाग लगाएंगे जो 4 पावर वाला है, ये 2 पावर वाला है। 4 डिग्री वाला, ये 2 डिग्री वाला। ओके, ऐसे डिवाइड करेंगे तो कोसेंट कुछ इस तरह से आया। डिवाइड करना आप जानते हैं, डिवाइड कर लेंगे। रिमाइंडर 0 आया है, कोसेंट इतना आया है।
ये जो कॉसेंट आया उस कॉसेंट को बराबर जीरो करिए। कॉसेंट आया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे सॉल्व करिए। दो जीरो देगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको फर्स्ट इंटू लास्ट से सॉल्व किया गया है। तो जो दो जीरोज कौन कौन आया, एक्स बराबर -1 और एक्स बराबर -1, इसको इक्वल रूट्स कहते हैं। इक्वल आता है, इक्वल है फिर भी दो बार लिखने पड़ेगा, इसको इक्वल रूट्स कहते हैं। ओके, एक्स बराबर -1 आया, -1 आया, दोनों -1 इसलिए लास्ट में लिखेंगे कि ऑल जीरोज आर रूट अंडर 5/3 माइनस रूट अंडर 5/3, एक -1 एक -1। इस गिवन पोलिनोमियल का टोटल 4 जीरोज था। ऑल बताना था, चारों का चारों बताना था। दो दिया हुआ था, दो हम निकाले। वो कौन है, एक -1 और एक -1। दो बार बोलने पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। इसलिए चारों जीरोज यहाँ पे इस तरह से आंसर हो गया। अब एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें के का वैल्यू निकालना है। ये क्वेश्चन भी आस्क्ड क्वेश्चन है, 2019 का बोर्ड में आया हुआ ये क्वेश्चन है। मैं उसी को से ये क्वेश्चन लिया हूँ। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के इज द पोलिनोमियल एफ एक्स दिस कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 3x² - 5। बोलता है कि के किस वैल्यू के लिए ये पोलिनोमियल 3x² - 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। डिविजिबल का नाम आ गया, मतलब डिवीजन से बनेगा। इस पोलिनोमियल में इसे डिवाइड करिए। कम्प्लीटली डिविजिबल के लिए आपको, या मल्टीपल होने के लिए, फैक्टर होने के लिए अभी मैं बताया हूँ कि रिमाइंडर बिल्कुल एकदम से जीरो होना चाहिए, तो चाहिए, ये कंडीशन है। फैक्टर होने के लिए इसे एकदम आप दिमाग में घुसा लीजिए। फैक्टर होने के लिए, मल्टीपल होने के लिए, कम्प्लीटली डिविजिबल होने के लिए एकदम बिल्कुल रिमाइंडर जीरो होना ही होना चाहिए। तो यहाँ पे डिवाइड किया गया है 3x² - 5 में इस पोलिनोमियल से, बड़े वाले पोलिनोमियल में। तो कोसेंट से यहाँ मतलब ही नहीं है। कंडीशन क्या है कि कम्प्लीटली डिविजन होने के का वैल्यू निकालिए। रिमाइंडर आया k + 10, तो रिमाइंडर k + 10 आया, तो मैंने लिखा हूँ कि फॉर कम्प्लीटली डिविजिबल r शुड बी 0। कम्प्लीटली डिविजिबल होने के लिए रिमाइंडर 0 होना चाहिए, यानी कि r मतलब रिमाइंडर क्या आया है, k + 10 आया है। इस डिवाइड किए उसमें रिमाइंडर क्या आया, k + 10। k + 10 को 0 होना चाहिए। k + 10 0 मतलब k बराबर -10 होना चाहिए। यही आंसर आ गया। यही तो क्वेश्चन था कि के किस वैल्यू के लिए ये गिवन पोलिनोमियल इससे कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो k अगर 10 होगा तो इसे डिवाइड करने में कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, सबसे लास्ट क्वेश्चन। यही 11 तरह के क्वेश्चन को आप अगर अच्छा से कंप्लीट कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आप इससे आने वाला हर क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। लेकिन एक और आपको सलाह है कि सबसे पहले ये वीडियो देखने के बाद मेरे द्वारा जो एग्जाम्पल सॉल्व किया गया है उस एग्जाम्पल को कॉपी में आप लिखकर खुद से बनाने का प्रयास करेंगे। जहां आप गड़बड़ाएंगे तब मेरे सॉल्यूशन को देखेंगे। इस टोटल 11 क्वेश्चन को आप कॉपी में खुद से बनाएंगे। ओके, इट इज़ गिवन डेट 11 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। इट इज़ गिवन डेट -1 इज वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x³ + 2x² - 11x - 12। फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। ये जो पोलिनोमियल गिवन है इसका टोटल कितना जीरोज होगा। चूँकि ये क्यूबिक है इसलिए 3 जीरोज होगा। इस 3 जीरो में से एक आपको गिवन है, वो कितना है, -1 है। तो इस -1 से आप पोलिनोमियल बनाएंगे, या बाकी का 2 आपको बताना है। टोटल इसका 3 जीरोज है, एक दिया है, 2 आपको बताना है कि 2 को जीरो है, इसका क्या क्या है। तो एक गिवन है, उससे पहले पोलिनोमियल बनाइए। 1 जीरो जिसका कितना है, -1। -1 कब आएगा, -1 आंसर कब आएगा, जब x + 1 = 0 रहेगा, तभी तो x बराबर -x + 1 = 0 आता है आपके सोल्यूशन में। तभी तो आप 1 बराबर -1 लिखते हैं। इसलिए x + 1 = 0, यानी कि पोलिनोमियल बन गया x + 1। इस x + 1 से इस पोलिनोमियल में डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आ गया। कोसेंट कितना आया, x² + x - 12। इस कोसेंट में ही बाकी का 2 जीरो छिपा हुआ है।
इसको सॉल्व करेंगे, बराबर 0 करके एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्वाड्रेटिक आया, क्वाड्रेटिक मतलब 2 जीरो जिसमें है मौजूद, तो कॉसेंट कितना आया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे फर्स्ट इंटू लास्ट मेथड से, इस प्लस एक्स को 4x माइनस 3x लिख दिए। इस दोनों में टर्म में से x कॉमन लिया गया, x प्लस 4, फिर इसमें माइनस 3 कॉमन लिया गया, x प्लस 4 बराबर 0। इस दोनों टर्म में और इस दोनों टर्म में x प्लस 4 कॉमन है, इसमें बच गया x, इसमें बच गया माइनस 3। एक बार x प्लस 4 को 0 बनाया गया, फिर एक बार x माइनस 3 को 0 बनाया गया, x प्लस 4 से 0 आंसर आया x बराबर माइनस 4, x माइनस 3 बराबर 0 बनाने पे x बराबर आ गया आंसर 3। इसलिए ऑल जीरोज एक क्वेश्चन दिया था, ये वाला गिवन था -1, दो हम निकाले, -4 एक आया और एक -3 आया। इस तरह से ऑल जीरोज क्या हो गया, इस गिवन क्यूबिक पोलिनोमियल का टोटल 3 जीरो था, एक -1, एक -4 एक -3। इस तरह से सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद है कि आप इस पूरे वीडियो लेक्चर का बहुत अच्छे से आप अपने स्टडी के लिए यूज करेंगे, पूरे क्वेश्चन को बनाएंगे, कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, फार्मूला को समझेंगे। और सबसे पहले आप 11 जो क्वेश्चन मैं बताया हूँ, जो 11 अलग अलग तरह का है, इस 11 क्वेश्चन को बनाना सीखेंगे। एक क्यूबिक वाला क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं जो एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए नहीं है, बाकी सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इन सभी क्वेश्चन को बनाएंगे तब एग्ज़ाम की में आप बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।